अभी हुई है कि स्टार्ट? यस सर, अभी स्टार्ट हुई। अभी हुई। ठीक है, चलो। तो देखो, थोड़ा सा एक टाइप का रिवीजन टाइप का भी है और आगे का टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आज का। तो अब तक के हम लोग जैसे रेड हैट लिनक्स के बारे में हम लोग देख रहे थे। लिनक्स जो कुछ भी मैंने कमांड आपको पढ़ाई है वो कमांड ओनली रेड हैट के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, ठीक है। वो कोई भी टाइप का अगर आप लिनक्स लेते हो तो उसके लिए वो एप्लीकेबल है, बट मोस्टली कंपनी में ज़्यादातर बड़े लेवल पर रेड हैट का लिनक्स चलता है। तो रेड हैट क्या है? कंपनी है, और लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि कंपनी और ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो रेड हैट जो है ना, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, ये इसके कुछ टाइप्स होते हैं। नियर अबाउट ये ऐसा 3 टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट बनाता है। एज अ सिस्टम एडमिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप कंपनी में सिस्टम एडमिन करके वर्क करोगे या इंजीनियर वर्क कर रहे हो और कभी ऐसा कुछ आया या वहाँ पर है ही नहीं और वो करना चाहते, तो फिर कैसे करोगे? तो वो तो वेबसाइट पे तो इन्फॉर्मेशन है, पता चल जाएगी, बट जनरल बता रहा हूँ। तो रेड हैट ने क्या किया, 3 इसके कैटेगरी बनाए। एक जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं रेड हैट। रेड हैट या फिर शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं, RHEL, मतलब रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स एडवांस। क्या है? एडवांस प्लेटफॉर्म एक लिनक्स है। मतलब इसी से नाम से समझ में आ रहा है, एडवांस प्लेटफॉर्म बोला तो बड़े बड़े जो सर्वर्स होंगे, जैसे जेड सीरीज वगैरह जो आती है ना, इसमें आपने डेल में देखा होगा, वो डेल के पावर सीरीज आते हैं इसमें, और अपना आईबीएम में भी काफ़ी सारे वेरिएंट हैं अलग अलग टाइप के। तो तो हाई लेवल के परफॉर्मेंस के लिए RHEL एडवांस प्लेटफॉर्म आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा, ओके। और सब्सक्रिप्शन में भी अलग अलग उनके टाइप्स होते हैं, राइट। उसके बाद इसमें आप अनलिमिटेड आप प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो, अनलिमिटेड आप हार्डवेयर को आप लगा सकते हो, वर्चुअलाइजेशन, क्लस्टरिंग, या ऐसा हाई लेवल को रन करने के लिए ओएस का यूज किया जाता है। उसके बाद में, बट आपकी कंपनी छोटी है, उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, फिर एक और लिनक्स बनाया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले बार मैंने बताया था आपको कि लिनक्स ऐसा ओएस है जो आप डेस्कटॉप में भी रन कर सकते हो, सुपर कंप्यूटर में भी रन कर सकते हो, वो ट्रू है। बट बट वो एक्चुअल लिनक्स की हिस्ट्री में हमने पढ़ा था। बट रेड हैट ने क्या किया, ये तो आपको सोर्स कोड नहीं दे रहा है ना, ये आपको खाली उसका एक प्रोडक्ट दे रहा है, ये प्रोडक्ट बेच रहा है, सोर्स कोड नहीं दे रहा, प्रोडक्ट यूज करने के लिए दे रहा है। तो एज पर यूर रिक्वायरमेंट वो आपको ये सब ये मिडल लेवल जो सर्वर्स होते हैं, मिडल टाइप जो सर्वर्स होते हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक होता है अगेन RHEL फॉर डेस्कटॉप, RHEL फॉर डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप, ठीक है। तो डेस्कटॉप बोला था आपको पता ही है, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, जनरल एप्लीकेशन, तो उसके लिए इन्होंने बनाया है, बराबर। तो आपको अगर ये चाहिए, अगर आपको डाउनलोड करना है, तो आप रेड हैट के वेबसाइट पर आप जाते हो, रेड हैट के वेबसाइट पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट बनाएंगे, बट वो अकाउंट में भी उन्होंने आजकल ऐसी पॉलिसी की हुई है कि आपके पास आपका डोमेन नेम होना चाहिए, मतलब डोमेन आईडी आपकी होनी चाहिए। जैसे हमारा है HR@PSK-IT-services.com, HR@PSK-Technologies.co.in, ऐसे अलग अलग आइडियाज है। तो ऐसा आपके कंपनी के भी होगी, अगर कंपनी ने दिया होगा तो वो आईडी टाइप करेंगे और उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। बट वही अभी सब सेलिंग पर बैठे हुए हैं, तो उसके बाद में मे बी आपको कॉल करे कि आप कौन हो, आपकी कंपनी क्या है, आप इंडिविजुअल यूज कर रहे हो क्या, ये सब चीजें भी आजकल पूछते हैं, ठीक है। तो वो आपको उस समय पे हैंडल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, राइट। तो ये 3 चीजें हैं, और भी आप जाएंगे उस पर तो आपको और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी।
और कुछ नोट्स से मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद लिनक्स का प्रिंसिपल क्या है, चाहे वो कोई भी लिनक्स हो, ऐसा नहीं कि रेड हैट का, अपन ने डिस्कस किया था। लिनक्स का क्या प्रिंसिपल है, लिनक्स का क्या प्रिंसिपल है, यहाँ पर आपके पास में अगर ये फाइल्स है, फाइल्स, या फिर आपके पास में डायरेक्टरीज है, या फिर आपके पास में हार्डवेयर है, तो ये सब कुछ कौन से फॉर्मेट में होता है, फाइल तो फाइल ही रहेगी ना, फाइल्स फाइल एंड तो फाइल फोल्डर्स। रहेगी, हार्डवेयर तो हार्डवेयर रहेगा, पर हार्डवेयर ये जो कौन से फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइल फॉर्मेट बोलते फाइल हैं, फॉर्मेट। ठीक है, इनको बोला जाता है फाइल फॉर्मेट बोला जाता है, ये सब कुछ होते हैं फाइल फॉर्मेट में, इसको बोलते हैं लिनक्स का प्रिंसिपल, ठीक है। तो स्मॉल, इसमें हम मल्टीपल मल्टीपल प्रोग्राम का मतलब चैन बना सकते हैं, और उससे जो जो आउटपुट आपको चाहिए उसको आप निकाल सकते हो, मतलब इजी टू कॉन्फ़िगरेबल, राइट। तो ये लिनक्स का प्रिंसिपल। उसके बाद में हमने एक चीज ये देखी थी कि कोई भी लिनक्स पे अगर आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते समय आपको दो चीजें मिलती है, दो टाइप के यूजर्स मिलते हैं, जो रूट यूजर होते हैं और लोकल यूजर होते हैं, ओके, और दो टाइप के टर्मिनल भी मिलते हैं आपको यहाँ पर आप लॉगिन करते हो, बराबर। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन डेली में देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा, ओके। तो अब ये कोई थोड़ा सा रिवीजन भी हो रहा है और नया भी आ रहा है, ओके। इसकी सीटी बज रही है, थोड़ा बंद करो। सॉरी। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, अपना लॉगिन हो गया, राइट। तो लॉगिन जो हम करते हैं इसमें लॉगिन, तो दो इससे लॉगिन किया हमने, एक कौन सा बेस था, टेक्स्ट बेस, राइट, टेक्स्ट बेस ही था, है ना। और एक जो हम लॉगिन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल या GUI बोलते हैं, राइट। तो जो टेक्स्ट बेस्ड है इसी को दूसरा कौन सा लॉगिन बोलेंगे हम लोग, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, बट टेक्स्ट बेस्ड को जो है उसको हम कौन सा लॉगिन और बोलेंगे, क्या बोला, CLI, इसको बोला जाता है शेल, क्या बोलते हैं इसको, शेल लॉगिन और शेल प्रॉम्प्ट लॉगिन, क्या बोलते हैं इसको, शेल प्रॉम्प्ट लॉगिन। और GUI जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, ENV में शॉर्टकट में लिखता हूँ, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट लॉगिन, ओके। तो आपको पता ही है कि ये CLI था और GUI था, बट ये एक चीज है कि कुछ में भी पूछेगा शेल प्रॉम्प्ट क्या होता है, यूजर का लॉगिन होता है, मे भी आप बोलोगे टेक्स्ट बेस बोलो, शेल प्रॉम्प्ट बोलो या CLI बोलो, ऑल आर सेम, ठीक है। तो बट ऐसा हो सकता है मे भी आपको पूछा जाए, राइट। तो अब हमने ये भी देखा कि जब हम लिनक्स में जब हमने लॉगिन किए तो हमारे पास में अलग अलग टर्मिनल आए, ये एक टर्मिनल आया, यहाँ पर ऐसे अलग अलग टर्मिनल आए हैं, कितने टर्मिनल आए थे हमारे पास में, 6, और एक 7वें नंबर का ग्राफिकल आया था, बराबर। अब आपने जो ग्राफिकल जो है उसको डिसेबल करके रखा हुआ है, ओके, या फिर ये डिसेबल आपने मैन्युअली किया, जो ग्राफिकल जो था आपका एनवायरनमेंट, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, या फिर आपने जो लिनक्स इंस्टॉलेशन किया वो वैसा किया। मैंने आपको बताया था कि लिनक्स का इंस्टॉलेशन दो तरीके से होता है, इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स कैसा होता है, दो तरीके से, कैसा, टेक्स्ट बेस्ड होता है और ग्राफिकल। तो ग्राफिकल तो हम कर चुके हैं, राइट, टेक्स्ट बेस्ड हमने नहीं किया, मैं बताऊंगा। टेक्स्ट बेस्ड करते हो इसका मतलब ग्राफिकल एनवायरनमेंट आपको मिलता ही नहीं है, राइट। तो बट अगर आपने टेक्स्ट बेस इंस्टॉल किया है और आपको क्या करना है, अभी ग्राफिकल में चालू करना है, तो फिर आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक आप कमांड यूज करोगे, मे बी मैंने वो बताया था, कमांड का नाम है स्टार्ट एक्स। क्या लिखोगे आप, स्टार्ट एक्स। स्टार्ट एक्स करोगे तो ये क्या करता है, ये जो CLI को रिडायरेक्ट करता है GUI में, ठीक है। बट ये स्टार्ट टेक्स्ट कमांड तभी चलेगी जब जब क्या होगा, आपके पास GUI डिसेबल्ड होगा, समझा। बट GUI अगर इनेबल्ड है तो स्टार्ट टेक्स्ट कमांड वर्क नहीं करती, ध्यान में रखना। और मैं कई बार बोला एक्स का मतलब ही क्या होता है, ग्राफिकल,
Perfect. ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। राइट, ओके। उसके बाद में अब आप जब यहाँ पर लॉगिन होते हो सिस्टम में, यूजर बनाते हो, ठीक है, यूजर बनाते हो, आप यहाँ रहते हो, कमांड चलाते हो यूजर ऐड, और आप यूजर बनाते, एग्जाम्पल ये रामवन नाम का अपने यूजर बनाया, इसको पासवर्ड देना है तो आप दो या मत दो, PASSWD-D रामवन आपने कर दिया। ओके, अब ये रामवन यूजर बन गया। अब यूजर को लॉगिन करना है तो यूजर क्या करेगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर को वो यूजर से लॉगिन करना है, समझ लो। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, SU करता है और रामवन लिख देता है, ठीक है। तो ये यूजर यहाँ पर ये लॉगिन हो गया, राइट। बट आप यूजर को, इसी को अगर आप देते हो, इसको अलग से बोलते हो कि तू क्या कर, अभी अलग टर्मिनल पर जा और अलग टर्मिनल पर क्या कर, तू लॉग इन कर, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट इस पे जाएगा, ऐसा यहाँ पर जो ऑप्शन होगा उस पे जाएगा और वहां पर वो लॉग इन करेगा। एग्जाम्पल में नीचे लिख देता हूँ, इधर में जाएगा, ऐसा लॉगिन दिखेगा, यहाँ पर वो अपना नाम लिख देगा, राम1 एंटर कर देगा, वो लॉगिन हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमने उसको पासवर्ड नहीं दिया था। ओके, अब मुझे ये बताओ कि आप हो लोकल यूजर और आपको ये कमांड चलानी है fdix-l, इसका क्या यूज है बहुत अच्छे से पता है, लिस्ट पार्टीशन, राइट, लिस्ट ड्राइव। तो ये चला चला पाएगा क्या कमांड, नहीं सर, नो सर, ये कमांड नहीं चला पाएगा, ठीक है। सूडो के साथ चलाना पड़ेगा। अच्छा, तो आपने बोल दिया अभी कि यहाँ पर ये करो, और आपने बोला sudo के साथ, है ना। sudo मतलब क्या होता है, सुपर सुपर यूजर यूजर डू। टू। ओके, तो आपने यहाँ पर लिख दिया fdix-l, तो फिर अब वो कमांड चल जाएगी, बराबर। नहीं चलेगी सर, कमांड नहीं चलेगी। सूडो ओके, ग्रुप बट में ऐड होना चाहिए यूजर को। अब देखो हम लोग चलते हैं यहाँ टर्मिनल के ऊपर, यहाँ पर रूट रेड हैट, अब ये यूजर बनाते हैं, यूजर ऐड राम1 ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है वो। ओके चलो, बना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको SU राम1 आप यहाँ पर हो और fdisk-l चलाते हो कमांड, देखो चल ही नहीं रही, बाहर निकलते हो और ये चलाते हो fdisk-l, ठीक है, कमांड कहीं से भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ से एग्जिट करते हैं, चलो भाई दूसरा एक यूजर बनाते लगे, तो यूजर ऐड और A1 PASSWD-D और A1 और SU A1, फिर से कमांड चलाते fdix-l, चल ही नहीं रही, एग्जीक्यूट नहीं हो रही, या तो एरर नहीं दिख रहा है, आई थिंक वर्चुअलाइजेशन की वजह से नहीं दिख रहा होगा, बट रियल पीसी में जब करते हो तो वहाँ एरर दिख जाता है अपने को, ठीक है, ये मे भी हो सकता है। अब ये कमांड नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि इसको परमिशन नहीं, ठीक है। तो ऐसे समय आप क्या करोगे, तो लिनक्स में एक फीचर दिया हुआ है, क्योंकि क्या होगा ना, रियल एनवायरनमेंट में रूट कभी भी इनेबल नहीं रहेगा, रहेगा भी तो किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी, ठीक है, एक अलग यूजर बनेगा जो ये सारी चीजों को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए vim/etc/ आपको sudo वर्स ये कमांड आपको चलानी है, ठीक है, और आपको यहाँ पर एंटर करना है और इसमें यूजर को आपको ऐड करना है जिसको आप चाहते हो कि वो क्या करे, चेंजेस करे, ठीक है। तो आपको इसके अंदर में नीचे में जाना पड़ेगा, हाँ यस, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो कमांड अलाउ कमांड, देखो एनीवेयर अलाउ रूट टू रन एनी कमांड्स, ऐसा लिखा हुआ है, तो आई करेंगे आप यहाँ पर एंटर, डिफॉल्ट पे परमिशन नहीं होती, तो यूजर नेम वाज A1, बराबर, A1 ही था ना,
A1 था, यस सर A1 है सर। A1 था। ओके, Yes, sir, yes. मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हाँ हम टर्मिनल चेंज करते हैं, रूट रेड हैट, यस, यहाँ पर cd स्लैश के लिए cd ll -ld स्लैश होम स्लैश यहाँ पर home स्टार A1. ये वाला है A1। यस सर A1। ओके, हाँ, बट मैं अभी एक चीज आपको बताता हूँ, और एक यूजर बनाता है यहाँ पर, यूजर ऐड के PASSWD -D के। ओके, अब वापस मैं टर्मिनल पर जाता हूँ। अब हमको परमिशन देना है A1 को। ओके, मैं A1 लिखता हूँ। ओके, A1 लिखता हूँ, यहाँ पर ये लिख रहा हूँ इज इक्वल टू और ALL ये टैब ALL। ओके, और एक के बनाया था मैंने, के लिखता हूँ, और यहाँ पर ALL ये और ALL मतलब ऑल। ओके, और ALL क्या फर्क दिख रहा है आपको? डिफरेंस क्या दिख रहा है? Color, sir. यस, कलर। तो समझ लो जिसमें ये कलर दिखा तो वो गलत हो रहा है। ठीक है, ये समझना। लिनक्स में थोड़ा यहाँ पर हम दिमाग लगाना पड़ता है हमको। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नंबर को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर ये फाइल में वो बोलता है कि यूर, जो भी आप यूजर बनाते हो, यूर यूजर शुड नॉट हैव एनी नंबर। ओके, इट शुड बी ओनली कैरेक्टर। ओके, तो इसीलिए ये चलेगा नहीं। यहाँ पर अगर आप करो भी ना, सेव हो जाएगा वो, पर जैसे लॉगिन करने के लिए जाओगे तो रन नहीं होगा। तो मैंने K1 को परमिशन दे दी है, एस्केप, इसको फोर्सफुली आप कर दो, बाहर निकल जाओ। ओके, और अब आप यहाँ जाकर sudo su कर लो k। ओके, कमांड चला दो fdisk -l, नहीं चल रही है, sudo fdisk -l, ये देखो चल गई कमांड। अब ये जो यूजर है के, ये कुछ भी कर सकता है। जब भी इसको, इसके थ्रू अगर आपको वर्क करवाना है तो हर बार आपको क्या लिखवाना पड़ेगा? यहाँ पर sudo लिखना। तो sudo आप लिखोगे, उसके बाद में जैसे आपको यूजर भी बनाना होगा तो यूजर ऐड RT ऐसा आपने कर दिया, देखो यूजर बन गया। समझे? तो डिफॉल्ट में ये परमिशन नहीं होती, और रूट आप किसी को दोगे भी नहीं। ये इस तरीके से आप उसको अलाउ करोगे। बट अगर आप वही लिनक्स 6 में या 7 में और 10 में दोगे तो वहां पर जो एक डिफॉल्ट यूजर बनता है वाइल इंस्टॉलेशन, उसको यही प्रॉम्प्ट मिलता है। मतलब आधा लोकल और आधा वो फुल, ऐसा होता है। समझे? ठीक है, तो अगर आपको चेंजेस करने हैं उसके बाद में जो बनाओगे तो उसमें जाकर आप सुडोर के अंदर में जाकर आप चेंजेस कर सकते हैं। और भी कुछ चीजें हैं जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। इवन रूट को टोटल हम डिसेबल भी कर सकते हैं, रूट कभी लॉगिन ही नहीं होगा, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो, बट अब क्या हो गया, मैं गया ये टर्मिनल पर और मैंने यहाँ पर के लिखा। ओके, और कमांड लिखता हूँ fdisk -l। ओके, नहीं चली। अब करता हूँ sudo fdisk -l। क्या हो रहा है? कमांड चल रही क्या? नहीं, कमांड यहाँ से चलने ही नहीं देगा। वो बोलेगा जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे यहाँ से रूट नहीं के। ठीक है, बट ये अभी यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा पहले तुम्हें। ओके, एग्जिट, यहाँ पर रूट रेड हैट, फिर सू के। अब चलाओ sudo fdisk -l। देखो आ गया। ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा क्यों हो रहा है?
कुछ करने के बाद रूट में ही वर्क कर रहा है वो, रूट के अंडर वर्क कर रहा है, रूट के अंडर वर्क कर रहा है वो, रूट Right. के अंडर वर्क कर रहा है। मतलब क्या एक्चुअली ये जो कमांड जो होती है कहाँ स्टोर रहती है, विच, यहाँ पर सुडो लिखो, एसबीन सुडो, SBN. हाँ pwd चलाओ। अब रूट में ऐसा दिखा रहा है, तो एसबीन में होती है। जब आप उसमें जाते हो तो उसको क्या लगता है कि अरे भाई ये एसबीन से मैं इस कमांड को कैसे रिट्रीव करूं, इसलिए वो करने नहीं देता, समझे। तो ये 5 का फीचर है एक्चुअली ऐसा। बट ये अगर आप 6, 7, 10 इसमें जाओ, 8 में जाओगे, 10 नहीं 8 में जाओगे, तो उसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो हम डिस्कस करेंगे उस समय, अभी 5 में है तो हम 5 से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब जैसे स्वप्निल ने बोला कि हाँ वो ऐसा ऐसा होता है, इसका मतलब तुम्हारे कंपनी में वो करके रखा होगा, राइट, हाँ सर। है ना। कौन सा लिनक्स आप यूज करते हैं आपके कंपनी में? उबंटू 14 उबंटू 14 है, 14 एंड 16। बराबर। 14 एंड 16, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, यस सर। राइट। अब और क्या है कि आप लोगों को ये बताया मैंने, काफ़ी सारी हम लोगों ने कमांड चलाई, काफ़ी सारे हमने यूजर्स भी बना लिए, राइट। बट और मैं हर बार ये बोलता था कि थोड़ा बड़े लेवल पर जाओगे तो आपको ये सब कुछ मैन्युअली नहीं करना पड़ता, उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना। तो जैसे आप सेल स्क्रिप्ट आप करते हो, तो ये अभी मैं उसके लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ना बोल रहा आप लोगों को, ये डिपेंड करता है। अगर आपको स्क्रिप्टर बनना है तो एटलीस्ट सी एन सी प्लस प्लस का नॉलेज चाहिए, क्योंकि सेल स्क्रिप्टिंग में भी वही सब चीजें होती हैं, ठीक है। लूप सब इफ एल्स कंसेप्ट होते हैं, तो सी एन सी प्लस प्लस रहा तो वही बहुत मतलब बड़ा कोर्स है, वो भी कोई छोटा कोर्स नहीं है। बट इस लेवल पर एटलीस्ट अगर आपको रन करते आया और क्या है थोड़ा सा पता चला तो चलेगा। बट अभी ये मत करना, बहुत से लोग क्या होते हैं, अच्छा सर ने बताया क्या, चले लग गए, यूट्यूब ओपन किया लग गए उसके पीछे में, अभी तो सेल स्क्रिप्टिंग ही पढ़ना है, मतलब जो करंट में चल रहा है वो छोड़ दिया और अननेसेसरी दूसरे पीछे में भाग गए, मतलब ऐसा उनका चेंज होना चालू हो जाता है। मैं इसलिए मैंने पहले बोला मैं वो प्रमोट नहीं कर रहा, हाँ पूरा कोर्स खत्म करने के बाद तुमको पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। और हम लोग भी सेल स्क्रिप्टिंग यहाँ पर अभी चालू करने वाले हैं, पर टाइम है उसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब कैसा है, एक छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूँ जो रेड हैट जो बोलता है छोटे लेवल पर, तो हम इसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ कोई टाइप का कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सिंपल जस्ट मैं आपको रन कर कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। कि आप कोई भी जो कमांड टाइप कर रहे हो अपने एंड पर आप उसको कैसे रन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो उसको हम लोग कर कर देखते हैं कि आप कैसे उसको चलाओगे। तो क्या करो, सबसे पहले वी आई या फिर विम आप लिख दो, और एक आधा जैसे प्रोग्राम आपको रन करना है तो आप ऐसा यहाँ पर SC डॉट, इसको आपका एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो जो स्क्रिप्टिंग जो होती है उसका एक्सटेंशन होता है, तो क्या एक्सटेंशन होता है उसका, SH, क्या रहता है उसका SH, ठीक है। तो ये मैं कुछ भी मैं यहाँ पर ऐसा दे सकता हूँ और SH मैंने लिख दिया, ओके। या फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ CMD और .sh, मेरी कमांड मुझे इसके अंदर डालनी है, एंटर। मैं बता रहा हूँ मैं वैसा स्क्रिप्टिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट जस्ट नॉर्मल। अब उसमें आपको क्या क्या रन करना है आप लिखोगे, आपको इसमें क्या क्या रन करवाना है आप लिखोगे। सिंपल मैं लिखता हूँ, मुझे क्या करना है, जैसे भी मैं ये स्क्रिप्ट रन करूंगा तो मेरे यहाँ पर एक फाइल बननी चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पर लिखा टच, टच से मैंने लिखा PRASHANT, ये फाइल बननी चाहिए, ओके। फाइल बनने के बाद में फाइल की क्या परमिशन है मुझे चेक करना है, तो LL-L, और ये फाइल की परमिशन भी मेरे को चेक करनी है, ओके। उसके बाद में ये जो फाइल है मेरी वो कहाँ पर बनी रहेगी, क्योंकि मैंने ये लिखा है तो मेरे होम डायरेक्टरी में बनी रहेगी। इस फाइल को मेरे को कॉपी करना है, CP-RVF, ओके। वैसे नहीं लिखा तो भी चलता है, रिकर इतने बड़ा तो है ही नहीं। किसको करना है,
PRASHAND को कहाँ पर, इस रूट में या फिर एनी अदर डायरेक्टरी में करना है आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद में अब मुझे क्या करना है, यहाँ एक डायरेक्टरी भी बनानी है MKDIR, या फिर एक काम करते हैं हम लोग, ये डायरेक्टरी यहाँ ना बनाते हुए यहाँ बनाते हैं। इसके बाद बनने के बाद MKDIR डायरेक्टरी बना लो /data90 नाम की डायरेक्टरी बनाया। ओके, और उसके बाद इसको हम कॉपी कर रहे हैं कहाँ पर, इसके अंदर, तो ठीक रहेगा। तो data90 में कॉपी करो। ओके, ये आप इसमें लिख सकते हो। होने के बाद में खुद को आप वहाँ पर लेकर जा सकते हो कि नहीं मुझे उसके अंदर जाना है, तो CD/data90 के अंदर मेरे को जाना है और LL कमांड चलानी है कि वो आइए क्या, समझे? तो ऐसे सिंपल ये किया। ओके, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, साथ में देखने के बाद हम ये भी चाहते हैं कि उसकी जो परमिशन है वो चेंज भी हो जाए। तो chmod क्या परमिशन, मुझे फुल परमिशन देना है, तो हमने क्या लिख दिया 777, किसको, data90 को। ठीक है, ये लिख दिया, एस्केप किया और इसको आपने कर दिया सेव। अब क्या नाम से फाइल थी हमारी, cmd.sh नाम की। ओके, तो अब आप एक ये उठाकर फाइल किसी को भी दे दो, उसको बोलो कि जा तू तेरे मशीन पे ये कमांड चला, या खुद के मशीन पर कमांड चलानी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये विम को आपको हटा देना है। ठीक है, विम को हटाना है, यहाँ डॉट और स्लैश लिख देना है, डॉट एंड स्लैश। ओके, और एंटर करना है। अब ये बोल रहा है कि आपको परमिशन नहीं, क्यों नहीं है आप चेक करो, LL-L cmd.sh, ये देखो यहाँ पर परमिशन क्या है, रीड राइट, और अदर को तो रीड परमिशन है। तो हमने कल थोड़ा डिस्कस किया था कि कोई भी स्क्रिप्ट रन करनी है उसके लिए कौन सी कमांड लगती है, परमिशन लगती है एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट, है ना। जब तक ये एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं रहेगी तब तक के ये कैसे चलेगा, तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी chmod u प्लस एक्स। ओके, u प्लस एक्स, और उसका नाम दे दोगे यस। अब आप उसी को कमांड को चला दो, तो यहाँ देखो एग्जीक्यूट आ गया। ओके, और वही इसको आप लिखो डॉट स्लैश, यहाँ पर अपना cmd.sh, अब एंटर करो, देखो ठीक है क्या हुआ, समझो पहले कहाँ पर एरर आया। सबसे पहले क्या हुआ, हाँ सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो है LL नॉट फाउंड, मतलब ये पहली जो कमांड लिखी थी वो नहीं होगी, प्रशांत नाम की जो ये है क्या होगी, बन गई, और कहाँ ट्रांसफर होगी, ये देखो इसके अंदर भी ट्रांसफर हो गई है। उसके बाद सेकंड कमांड बोलता है वो चली नहीं है, उसके बाद बोलता है कि ये कैन नॉट एक्सेस, क्योंकि उसके अंदर में गया नहीं वो, राइट। तो हमने क्या गलती की देखते, पहले LL कमांड चलाते हैं, ये देखो ये फाइल बन गई है, ये फाइल हमारी बन गई है। उसके बाद ये फाइल वहाँ आई है, आई भी है कहाँ पर, यहाँ पर, इसको कमांड चलाओ LL-LD स्लैश data/data90, देखो ये भी बन गया है, और इसके अंदर में वो फाइल आ गई है, यहाँ पर स्टार लिख दो, इसके अंदर फाइल दिखेगी, देखो आ गई। हमने क्या लिखा था इसके अंदर, cat cmd.sh, क्या गलती की हमने, टच स्लैश नहीं लगाया data90 के आगे में, हाँ CMD में, ये देखो टच से फाइल बन के दिख गई, LL-L वो ये हो गया, शो कर दिया, MKDIR, हाँ MKDIR data1, तो ये भी बन गई ना, ये भी बन गई, यहाँ कॉपी भी हो गई, CP कॉपी भी हो गई, यस सर, कॉपी भी हो गई, यहाँ पर ADCD90, अच्छा इसके अंदर नहीं गया वो, राइट, और इसके अंदर जाने के बाद LL भी नहीं चला, हाँ इसके अंदर नहीं गया, और ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला। ओके, और ये नहीं गया नहीं करके ये परमिशन भी नहीं चली, जाकर लगे तो चेक करते CD/data90
यहाँ पर डेटा सॉरी सीटी का एक डायरेक्ट LL डायरेक्ट -LD स्लैश डेटा डेटा 90 डेटा 90 अगर उसमें परमिशन होगी दिख ही जाएगी, नहीं परमिशन भी नहीं होगी देखो, ठीक है। मतलब यहाँ से नहीं चला तो हमको क्या करना है, उसके अंदर जाकर ट्रबल शूट करना पड़ेगा। ओके, तो अब हमने क्या किया, यहाँ कोई इफ एल्स की कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है, मैंने खाली सिंपल खाली कमांड को लिखकर आपको बता दिया। ओके, अब इसको थोड़ा सा अलग वे से करते हैं, अलग कुछ चेंजेस हम कर कर देखते हैं। cmd डॉट, ये इस सबको मैं हटाता हूँ, इसको हटा देते हैं, यहाँ से शुरू करके फिर से इंसर्ट टच, फिर से फाइल बनाते हैं TOUCH टच ram1 नाम की फाइल बनाते हैं। इसको परमिशन देते हैं chmod 777 ram1, मतलब ये दिख जाएगा वही के वही पर होता है क्या। उसके बाद हम बनाते हैं इसमें mkdir डायरेक्टरी, चलो वहीं पर बनाते लगे तो ESK डेटा 12 नाम की डायरेक्टरी बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको कॉपी करते हैं cp-rvf, इसको कॉपी करेंगे हम लोग ram1 को, कहाँ पर कॉपी करेंगे, PSK डेटा 12 में, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद यूजर बनाते हैं हम लोग, यूजर ऐड, चलो यूजर बनाकर देखते हैं, M12 नाम का यूजर बनाते हैं और इसको विदाउट पासवर्ड बनाते हैं, passwd-d M12। ओके, यस, इतना पहले रन कर कर देखते हैं होता है क्या। डॉट स्लैश यस यस, ये देखो यहाँ पर कोई भी टाइप का अपने को एरर नहीं मिला, ठीक है। देखो सबसे पहला LL कमांड चला दो, तो वो जो हमने लिखा था, क्या नाम की फाइल बनाया था हमने भी, ram1, ये देखो बन गई फाइल, देखो परमिशन भी चेंज हो गई, जैसे हमने लिखा था उसके हिसाब से परमिशन भी चेंज हो गई। उसके बाद में उसको हमको कॉपी कहाँ करना था, PSK 12 में, CD PSK 12 यहाँ पर आ भी गई, ठीक है, एग्जीक्यूट हुई ना। पहले था हमने टच करके फाइल बनाया था, उसके बाद में हमने क्या किया था, परमिशन दी थी, वो भी अप्लाई हो गया। उसके बाद बोला हमने डायरेक्टरी बना, वो भी बन गई। उसके बाद बोला हमने कॉपी करो, वो भी बन गई। उसके बाद में हमने बोला यूजर बनाओ, तो यूजर भी बन गया। तो जाकर चेक कर लो यूजर बना है क्या, तो cat/etc/passwd, ये देखो वो M12 है ना, वो यूजर भी बन गया। मतलब ये कमांड क्या होगी अपनी, सक्सेसफुल चलेगी। तो आपको, हाँ एग्जीक्यूट होगी, तो आपको इसको पूरा इस तरीके से समझना पड़ेगा। अब एक छोटा सा पार्ट बताया क्योंकि मुझे वो एक्स का मीनिंग जो है वो मेरे को दिखाना था, राइट, क्लियर है। आप इससे और भी बहुत सारे टास्क कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे इतना भी अगर आ गया तो भी आप काफी सारे कमांड, जैसे अभी आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ RPM का, उसका भी आप ये छोटा सा स्क्रिप्ट यूज करके RPM को भी चला सकते हो, ठीक है। इवन आप अपने आपकी डेट एंड टाइम क्या है, डेट एंड टाइम क्या चेक करने के लिए आपने डेट कमांड लिखा था, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से रन करना है तो भी आप कर सकते हो। जैसे अगर आप एक स्क्रिप्ट लिख दो, इसको कोई नाम लिख दो, डेट डॉट sh करके ऐसा लिख दो, ठीक है, इसके अंदर में चेंजेस कर दो। अगर थोड़ा इसके हिसाब से जाएंगे, थोड़ा लूप वूप देना है अपने को, जस्ट इंफॉर्मेशन देनी है, तो इसमें ये लगाओ बेबी स्लैश बैश, ओके, क्योंकि इसकी है करके प्रोग्रामिंग कौन सी है वो दिखाएगा। दिस इज क्या है अपना डेट की हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा लिख दो। और यहाँ पर कमांड ECH, इको प्रिंट करता है ना, इको, और यहाँ पर आप लिख दो, ठीक है, द डेट एंड टाइम, चलो डेट एंड टाइम दिखना चाहिए, हमने लिख दिया, ओके, डेट एंड टाइम,
का साइन का है, डॉलर का साइन, इसको ये करो तो यहाँ पर लिख दो डेट, इसको प्रिंट करना है, ठीक है। स्किप, अगेन वर्किंग, आपको को दिखाना है कहाँ पर है वर्किंग डायरेक्टरी। ये सब नहीं करते, सिंपल देखते रन होता है क्या, ठीक है। क्या नाम था अपने इसका, डॉट स्लैश डेट, डेट डॉट डेटा लिखा था मैंने, डेटा लिखा था, हाँ डेटा डॉट sh डेटा डॉट sh लिखा था, वो आएगा नहीं। ओके, chmod new प्लस x डेटा, कुछ तो एरर आ गया कोडिंग में, तो फाइल कुछ तो एरर, क्या बोल रहा, थर्ड नंबर पर एरर है, को टाइम डेट विदाउट यहाँ पर बराबर उसको एंड नहीं किया था, इसलिए शायद वो ये आया। वेट, उत्तर पर देखते हैं, यस देख हो गया। वो मैंने इसको क्लोज नहीं किया था इसलिए बता रहा था, डेट एंड टाइम, मतलब वहां आपने कुछ भी लिखा होता तो आ जाता था, ठीक है। तो उसमें आप लिखे होते टुडे इज, आपने ऐसा लिखा होता टुडे इज क्या है डेट, तो ऐसा लिख कर आता, जस्ट एग्जांपल दिया कि हम ऐसा भी प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, अगर प्रॉपर तरीके से फुल कोडिंग आती है तो आप इसमें जो चाहिए वो लिख सकते हो, नहीं भी आई तो किसी ने लिख कर दिया स्क्रिप्ट, तो एक्चुअली स्क्रिप्ट में क्या लिखा है एटलीस्ट उतना पढ़ते आपको आना चाहिए बस। अब देखो, इसी को हम थोड़ा अलग वे पर चलाते हैं, कैसे, अब मुझे क्या करना है कि CD इसमें डाल ये करनी है, इंसर्ट करनी है सिस्टम में। अब यहाँ CD है ही नहीं तो मुझे वर्चुअल है करके मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, फिजिकल होता तो इजेक्ट कमांड डालते आ जाते CD। स्टोरेज में मैं यहाँ जाता हूँ और CD लेता हूँ, DVD, ये DVD, ओके। बट ये DVD ऑटो माउंट नहीं होगी, ओके, ये DVD ऑटो माउंट नहीं होगी। अगर मैं ग्राफिकली जाता हूँ यहाँ पर, इसमें रूट रेड हैट यहाँ पर आपको ऐसी दिखेगी, ऐसा इसको डबल क्लिक करोगे, इसको ओपन करोगे, ये DVD आपको दिख जाएगी, ओके। बट यही अगर आप इधर जाकर एक्सेस करोगे, ऐसे इधर जाकर एक्सेस करोगे, मैं जाऊंगा CD करना पड़ेगा मुझे, फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, CD, इसमें LL करते हैं, यहाँ डेस्कटॉप दिख रहा है CD, फिर यहाँ पर डेस्कटॉप LL करते हैं, यहाँ कहीं दिख रही है आपको DVD, नहीं दिख रही है, क्योंकि DVD या कोई भी पेन ड्राइव, कोई भी स्टोरेज डिवाइस लिनक्स में ऐसा आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अभी दूसरा टॉपिक है बट हम इसके साथ इसको जोड़ेंगे। अब ये DVD को एक्सेस करना है तो आपको DVD को क्या करना पड़ेगा, माउंट। तो माउंट करने के लिए लिनक्स में 2 माउंट पॉइंट दिए हुए, कौन से, MNT और मीडिया, ठीक है। MNT और मीडिया ऐसे 2 माउंट पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब एक मिनट, ये आप हो, ये आपकी DVD है, इसको आपको कहीं पर एक्सेस करना है, ये आपकी DVD है, ओके। तो ये ऐसे एक्सेस नहीं हो पाएंगी,
तो एज ए एडमिन आपको इसको कहीं ना कहीं पर माउंट करना पड़ेगा। तो माउंट करने के लिए इसमें बनाया हुआ MNT में माउंट करो आप, या फिर आप करोगे इसको मीडिया में माउंट करो। दिस आर माउंट पॉइंट। ओके, तो चलते हम लोग यहाँ पर माउंट करने के लिए कमांड फिर MOUNT माउंट /dev cd-rom। ओके, cd-rom है रोम, या फिर RW लिखना, RW भी आप लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ RW वाला ऑप्शन नहीं है, इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा, इसमें है ही नहीं ऑप्शन, तो इसीलिए आप क्या करोगे, ओनली रोम लिखोगे। बट दूसरे लिनक्स में आपको यहाँ पर cd-rw दिख सकता है, या फिर उसमें अलग भी ऑप्शंस होते हैं, SR0 वगैरह ऐसे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये, तो जब वहां आएगा तो वहां देखेंगे। तो यहाँ cd-rom लिखना है, कहाँ माउंट करना है, cd-rom को मीडिया में माउंट करना है। जस्ट एंटर किया, देखो ठीक है, ये हो गया। अभी इसको एक्सेस करना है, CD के अंदर क्या डेटा है, तो CD/media कर दोगे, एंटर कर दोगे, एंटर और LL कर दोगे, ये देखो डेटा आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस CD के अंदर में डेटा तो है, और CD के अंदर में ही पैकेजेस होते हैं। जो सर्वर नाम का जो फोल्डर दिख रहा है आपको डायरेक्टरी, इसके अंदर होते हैं पैकेजेस नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर, जो हम लोग विंडोज में डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं। यहाँ बोलते हैं पैकेजेस, और इसको RPM भी बोलते हैं, RPM रेड हैट पैकेज मैनेजर। ओके, इसके अंदर जाना है, CD कैपिटल S सर्वर, LL करोगे, ये सारे RPM आपको दिखेंगे। आप यहाँ से इंस्टॉल करो, जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको कहीं और से चाहिए तो आप कहीं और से आप यूज कर सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो नेट से। ठीक है, तो ये होगी CD हमारी माउंट। क्लियर। अब इसी टास्क को अगर हमको वो स्क्रिप्ट के थ्रू रन करना है तो भी हम कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल umount/media में करता हूँ, और ये CD तो हमारी अभी वहां पर कनेक्ट है पर माउंटेड नहीं है। अभी आप जाकर देखो CD/media, यहाँ पर CD माउंटेड नहीं है। क्या बोल रहे हैं, अच्छा मीडिया umount हुई नहीं, umount नॉट माउंटेड बोल रहा, दिखा भी रहा CD/media। एक मिनट, ओके ऐसा कैसे दिखा रहे हैं, एक बार रिजेक्ट करके देखिए। हाँ वो इजेक्ट किया है, अभी इजेक्ट किया है इसलिए। यस, वो हिस्ट्री से उसने सेव किया था। ठीक है, इसीलिए। ओके, अब इसको स्क्रिप्ट के हिसाब से चलाते थे। अभी आप मुझे बताओगे आपको स्क्रिप्ट कितनी समझी। vi mount.sh ऐसा करेंगे, या vi vim करते हैं, कलर दिखता है। ओके, अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा आपको, क्या लिखोगे इसमें स्क्रिप्ट में। DVD तो अंदर में है ही ना। यस सर, माउंट करना। माउंट मीडिया। एक बार अभी आप वर्चुअल है, वर्चुअल है करके एक बार जाकर देख लेना, तो वर्चुअल का कोई भरोसा नहीं है। वर्चुअल एक बार जाकर देखो, DVD बाहर तो नहीं निकाला उसने। हाँ ये देखो, निकाल दिया, बाहर ही निकाल लिया उसने, तो वैसे ही माउंट नहीं होती थी वो। तो एक काम करो, इसको दोबारा डाल, समझ लो कि आपने CD इंसर्ट कर ली है, इंसर्ट करने के बाद माउंट कर पाओगे ना, है या नहीं। अब आप यहाँ पर आ गए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ कमांड मीडिया में डालो या MNT में डालो। राइट, तो क्या माउंट हो गई, क्या चेक करना है तो क्या करोगे, CD/media। ओके, तो फिर यहाँ पर LL ऐसा। ओके, नहीं मुझे उसके अंदर जाना है, CD/सर्वर के अंदर, फिर मुझे क्या करना है, LL। ठीक है, इतना ही करना था बस। एस्केप कर दो और इसको आप ये कर दो। ओके, इसको परमिशन दे दो, chmod u+x, और उसका नाम लिखा था mount.sh। बस कमांड चला दो,
माउंट SH क्या बोल रहा है वो, CD माउंट हो गई बोलता है वो, देखो माउंट हो गई है, मैसेज आ गया, Yes, sir. बट वो क्या बोलता है LL कमांड नहीं चली है ना, LL कमांड नहीं चली। लाइन 3 एंड लाइन 5 हाँ माउंट हो गई उसमें दोनों इसमें LL ही चला 3 हाँ। एंड 5। हाँ एक काम करते हैं, एक मिनट इसको ये करके इसको हटा देते हैं, इसमें डायरेक्ट इसमें इसी के अंदर में पूरा वो सर्वर लिख कर देखते हैं। ओके इसको हटा देते हैं, यहाँ पर अभी LL कमांड ही नहीं चला रहा वो, तो LS कमांड चला कर देखते हैं। एस्केप पहले अभी तो माउंटेड है, यू माउंट इसको पहले यू माउंट करेंगे, यू माउंट स्लैश मीडिया एस्केप से Yes, sir. आया चल गई, ठीक है, मतलब माउंट भी हो गई वो और उसके अंदर में चला भी गया और कमांड रन भी हो गई है, ठीक है। इसको हम टाइमर वाइमर सब लगा सकते हैं कि कितने समय पर वो जाना चाहिए। ओके जस्ट मुझे दिखाना था कि ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट चलता है, अभी आप बाकी का आप एक्सपेरिमेंट मारो या फ्यूचर में इसमें करना था आगे में आप। ओके ठीक है, बट आज का हमारा टॉपिक है दूसरा RPM, ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा आज का RPM। तो RPM स्टैंड फॉर Red Hat पैकेज मैनेजर, ठीक है। इसका कुछ ये है, बस कंपेयर करना है अपने को Red Hat पैकेज मैनेजर को, किसके साथ कंपेयर करोगे आप, अपने विंडोज के साथ, सिंपल विंडोज के साथ इसको कंपेयर करो, ठीक है। कि विंडोज में क्या होता है कि आपके पास में EXEs होती हैं, उसको आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो ये इन विंडोज EXE और ये लिनक्स में RPM, तो ये हो गया लिनक्स, बस इतना फर्क, बाकी कुछ नहीं। बट विंडोज में क्या होता है, इस पर डबल क्लिक कर दिया तो प्रोग्राम आपका रन हो जाता है, बट इसमें कुछ सर्टन कमांड्स होती हैं, उस कमांड को हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। कमांड फॉलो करते हो तभी ये RPM क्या कर पाओगे आप, इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। तो RPM दोनों काम के लिए यूज किए जाते हैं, ये कमांड, ये जो कमांड भी है और ये इसका नाम भी है, तो दोनों के लिए, जैसे आपको पैकेज को इंस्टॉल करना है या पैकेज को आपको रिमूव करना है, ओके, दोनों। और इसका नाम RPM ही क्यों दिया गया, क्योंकि सबसे पहले लिनक्स की दुनिया में RPM मतलब पैकेजेस ये रेड हैट ने बनाए, आप सर्च मार लेना इसकी हिस्ट्री, इसका नाम, पर आज हर जगह पर RPM बोला जाता है या फिर पैकेजेस बोले जाते हैं, बट RPM बोला तो रेड हैट ने सबसे पहले बनाया था, इसलिए रेड हैट पैकेज मैनेजर इसको बोला गया है, ओके। मे बी उबंटू में RPM नहीं बोलते होंगे, मैं नहीं बोलते, लोग खाली पैकेज बोलते हैं, ठीक है, बट वहां पर भी RPM बोला तो भी गलत नहीं होगा, ओके। तो हम इस कमांड का यूज कर हम क्या क्या कर सकते हैं, हम पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, हम जो एग्जिस्टिंग पैकेज है उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, अपग्रेड कर सकते हैं, साथ में जो एग्जिस्टिंग पैकेज है उसको आप रिमूव भी कर सकते हो, और डाउट है कि अवेलेबल है या नहीं है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, क्वेरी भी कर सकते हो, ठीक है। जो लोग अभी वर्क कर रहे हैं तो उन्होंने शायद ये किया होगा, तो ये ठीक है। बट उबंटू में क्या है, वो ऐप गेट वगैरह वो कमांड होती है, वो चलती है, लेकिन तो थोड़ा समय रहेगा तो उबंटू का एडमिनिस्ट्रेशन भी देख सकते मिलेगा, ओके। और जब आप यहाँ RPM इंस्टॉल करते हो ना, तो उसका एक ये रहता है, पैकेज नंबर रहता है, ओके। जैसे एग्जांपल अगर आपको इसमें FTP डालना है तो FTP क्या होगा, VSFTPD ऐसा, ओके। अब एग्जैक्ट में लिखूंगा नहीं है मैं, जो लिख रहा हूँ वो समझ लो ऐसे ही लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर है ही नहीं जो लिख रहा हूँ मैं, नाम लिखा मैंने VSFTPD फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, VSFTPD मतलब वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
ओके, यहाँ पर क्या रहेगा, ऐसा हाइपन रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर 9 एग्जाम्पल 9.3.3-7। ओके, यहाँ हो सकता है कुछ इस टाइप का वैल्यू रहता है। कौन सा लिनक्स है आपका, लिनक्स EL5 है हमारा, ऐसा रहेगा। यहाँ पर आर्किटेक्चर कौन सा था, i386 है। ओके, और एक्सटेंशन RPM है, ऐसा उसमें लिखा है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये जो है ये क्या हो गया, आपका पैकेज नेम हो गया, मतलब आपके सॉफ्टवेयर का नाम हो गया। इसको बोलेंगे हम लोग पैकेज नेम। मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ पैकेज नेम। ये जो है ये क्या होगा, ये इसका वर्जन होगा। क्या होगा, इसका वर्जन होगा। उसके बाद में ये क्या बता रहा है आपको, EL5 मतलब लाइनक्स कौन सा है ना, मतलब पूरा आ गया, वर्जन आ गया उसी में। ये क्या बता रहा है आपको, आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर कौन सा आपका बता रहा है, इंटेल का है, AMD है, ARM है, ये आपको दिखाएगा। उसके बाद में ये क्या बता रहा है आपको, एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन आपको बता रहा है बराबर। तो हर पैकेज का, मेरा एक फ्रेंड है उसने बताया था, कुणाल है, तो उसको एक कंपनी में पूछा, एक्चुअली वो विंडोज पे काम करता है, बट क्या है कि थोड़ा सा लिनक्स आता है इंस्टॉलेशन, तो उसने अपने रिज्यूमे में डाला था। तो उसने मुझे पूछा था, भाई इसका मीनिंग क्या होता है। बोले मुझे पूछा था कि वो जो RPM इंस्टॉल करते हो आप, उसका मीनिंग क्या बताओ, मतलब उसका पूरा लेंथ, ये क्या है लेंथ बताओ, उसके पार्ट क्या होते हैं। तो वो बता नहीं पाया, बट उसको ये पता था कि RPM कमांड कैसे, बिकॉज उसका बैकग्राउंड ही नहीं है, वो विंडोज का था, बट रिज्यूमे में लिखने के वजह से उसको ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो आप भी तो ध्यान दो, इवन जो यूजर्स जो होते हैं ना, यूजर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब यूजर में हम जो लिखते हैं ना, ऐड होने के बाद में UID, GID, यूजर का नाम, कमेंट, फिर और क्या आएगा, बिन बैश, ये सब भी चीजें में भी पूछेंगे। इवन शैडो में कितनी एंट्री होती है, तो में भी ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टैंड अलोन क्या होता है, स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब क्या, जैसे अभी हमने क्या किया, डीवीडी ली, डीवीडी इंसर्ट किया और हमने माउंट किया और कमांड चला दी, वो हो गया स्टैंड अलोन। और एक होता है नेटवर्क, क्या होता है, नेटवर्क इंस्टॉलेशन मेथड बोलते हैं उसको, निम, मतलब नेटवर्क इंस्टॉलेशन मेथड। मतलब आपका सर्वर कहीं और रहेगा, मतलब कहीं वो डीवीडी होगी और उसको नेटवर्क के थ्रू आप अपने यहाँ पर एक्सेस करोगे। तो समझा, ओके। तो ये जो इंस्टॉल्ड है जो हमने यहाँ पर लिखा था, इसका शॉर्टकट होगा, हमको इंस्टॉल लिखने की जरूरत नहीं होती है। इंस्टॉल करना है तो आप क्या लिखोगे, -i, इससे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको अपडेट करना है तो आपको यहाँ पर $U लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, $U, ऐसा लिखना पड़ेगा। उसके बाद में करते समय अगर ये मैसेज दिखना चाहिए आपको, ये मैसेज क्या दिखना चाहिए कि ये हो रहा है करके, तो इसमें आप V लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, V का मतलब क्या होता है, वर्बोस। ठीक है, उसके बाद में जो पैकेज जो हो रहा है उसके साथ में उसका जो प्रोसेस दिखना चाहिए, तो इसमें H लिखोगे। H का मतलब होता है यहाँ पर हैश। ओके, जो प्रोसेस जो चल रही है वो, तो हैश दिखनी चाहिए। क्लियर। अगर आपको रिमूव करना है तो क्या लिखोगे, E लिखोगे। ओके, तो ये मैं कर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो सिंपल है, RPM को इंस्टॉल करना। RPM नथिंग बट क्या, सॉफ्टवेयर। लिनक्स में सॉफ्टवेयर कैसे डालेंगे। ओके, लिनक्स इसमें आप इसके जो भी RPM सपोर्टेड है आप सब डाल सकते हो। आप बोलोगे सर मुझे MS ऑफिस डालना है, तो MS ऑफिस कौन से फॉर्मेट में है, EXE। और लिनक्स जो है ये EXE को सपोर्ट करता है क्या, नहीं, EXE चलता है। बट हमको उसको रन करना है तो फिर उसका अलग तरीका है। हम लिनक्स में MS ऑफिस रन कर सकते हैं। हम मतलब नॉट ओनली MS ऑफिस, जितने भी EXE एप्लीकेशन हैं वो सारे लिनक्स में रन होते हैं।
हम कर सकते हैं, सब रन कर सकते हैं, पर उसका एक पैकेज आता है। जैसे आप अपना विंडोज है, विंडोज में एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलती है क्या? एमुलेटर डालना पड़ता है। हाँ, इम्यूलेटर डालना पड़ता है, ठीक है। तो वो डालते हो तो एंड्रॉयड की सारी एप्लीकेशन आप रन कर सकते हो, डायरेक्ट चल जाएगी, जैसे आपके मोबाइल में चलती है वैसे आप चला सकते हो उसको। ओके, तो वैसा ही यहाँ पर भी आपको वही करना पड़ेगा, उसका शेल डालना पड़ेगा, ठीक है, जो विंडोज के एप्लीकेशन को रन करेगा, वो डाल दो और उसको रन करो। बट होता नहीं है, अगर विंडोज यूज करना तो उसको काहे के लिए डाल रहे हो भाई, विंडोज में यूज कर लो। और तकलीफ बहुत आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें, ठीक है। तो बेटर है कि इसके जो ओपन एप्लीकेशंस होते हैं वो यूज करो। जैसे रेड हैट के साथ में तो वो लिब्रे ऑफिस फ्री मिल रहा है, काफी बढ़िया है, जितने फीचर इसमें नहीं है उसमें है। 50,000 का कौन लेगा, ये फ्री में मिल रहा है तो वही लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका ही कारण है कि लोग माइग्रेट हो गए। तो ओके चलो, तो ये अपनी डीवीडी माउंट हो गई है, ऑलरेडी थी माउंटेड। तो cd/media के अंदर में आप जाएंगे, LL करेंगे, आपको डीवीडी माउंट दिख रही है। सबसे पहला काम आपका डीवीडी माउंट करना। मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। u-mount/media, यहाँ से मैंने CD को बाहर निकाला, ओके। उसके बाद में मैं दोबारा माउंट कर रहा हूँ, क्लियर, माउंट कर रहा हूँ, mount/dev/cd-rom/media, ये होगी माउंट, ऐसा आएगा। माउंट होने के बाद आपको इसके अंदर जाना है cd/media और इसी पे लिखना है आपको सर्वर। सर्वर हम क्यों लिख रहे हैं, जो पैकेजेस जो हम जब से बोल रहे हैं, पैकेजेस जो सॉफ्टवेयर है वो किसके अंदर है, इस सर्वर के अंदर में है, इसीलिए हम लिख रहे हैं। यहाँ पर आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद चेक करना है क्या, LL कमांड चला दोगे, ये पूरी लिस्ट दिखा देगा ये पैकेजेस, ओके। इसको आप पेजअप करो, पेजअप से आपको दिख जाएगा, पेजअप, शिफ्ट पेजअप करना पड़ेगा। हाँ ये देखो, ये सारे आरपीएम देखो दिख रहे हैं सारे। टॉमकैट वगैरह आपने जावा यूज किया होगा तो टॉमकैट देखा होगा, वहाँ पर हम लोग ये रन करते हैं, अपने वेब पेजेस को रन करते हैं, अपाचे, ठीक है। तो अब इतने सारे आरपीएम है, तो एग्जाम्पल के लिए क्या करना आपको, इसमें आपको FTP इंस्टॉल करना है। ये जो आपका, इसको क्या करना है, FTP इंस्टॉल कर इसको FTP सर्वर बनाना है, ओके। तो वो ये करेंगे, पर सिंपल आरपीएम इंस्टॉल करना, आप कमांड टाइप करेंगे RPM, ओके, RPM। तो बट वो FTP जिसको इंस्टॉल करना है वो अवेलेबल है क्या, वो चेक करना है। तो हाइफन यहाँ पर क्या करोगे आप, Q, क्या लिखोगे, Q लिखोगे, मतलब क्वेरी करोगे, और क्या, VSFTPD, एंटर। अगर वो इंस्टॉल्ड नहीं है तो दिखा देगा पैकेज VSFTPD इज नॉट इंस्टॉल्ड, ओके, क्लियर। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि ये कंप्यूटर में हमको विंडोज को एक्सेस करना है, तो सबको रिमोट डेस्कटॉप आता है, रिमोट डेस्कटॉप RDP सभी लोग करते हैं। विंडोज टू विंडोज करना है तो MSTSC कमांड टाइप करते हो आप और वो एक्सेस करते हो, बराबर, यस सर। बट विंडोज को लिनक्स में एक्सेस करना है तो ये सपोर्ट नहीं करता, मतलब डिफॉल्ट में ये सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए एक RPM होता है, उस RPM का नाम है R डेस्कटॉप, ठीक है। R डेस्कटॉप RPM आप इंस्टॉल करोगे तो विंडोज को यहाँ एक्सेस कर सकते हो। साथ में चलो सर ठीक है, मुझे उससे नहीं करना है, बट और एक ऑप्शन है, वो है VNC। कौन सा, VNC। सर मुझे VNC से एक्सेस करना है, तो ओके, तो चेक करते यहाँ VNC है क्या, तो आप इसमें लिखोगे VNC, देखो VNC भी इंस्टॉल नहीं है, ओके। बट अगर ये सब इंस्टॉल किया तो आपका जो सिस्टम है वो रिमोट डेस्कटॉप ले सकता है, VNC से भी, R डेस्कटॉप से भी। सर SSH हमने सुना है, SSH है क्या इसमें, SSH, वो बोलता है पैकेज नॉट इंस्टॉल्ड। समटाइम क्या होता है, इंस्टॉल रहा तो नहीं दिखता, पर SSH इसमें होना चाहिए, ओके, बट वो बोल रहा है डिफॉल्ट नहीं है, दिखा रहा है मे भी नहीं हो, ओके, क्लियर। अब इन सबको हमको इंस्टॉल करना है,
तो इंस्टॉल करना है तो rpm-i का मतलब होता इंस्टॉल। बट ध्यान में रखना पाथ आप सर्वर के अंदर ही होने चाहिए। आप नए हो करके मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो सर्वर के बाहर रहे तो भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं वो भी बताता हूँ। बट सिंपल ये आपको एक्चुअल पाथ ये जो इसका है वो ये करना है। ओके, एब्सोल्यूट पाथ के अंदर में आप हो इसके। अब आपको इसमें vsftpd लिखना है और सिंपल क्या करना है, टैब की बटन होती है आपके इसमें कीपैड पे, तो टैब प्रेस करना है। देखो ऑटोमेटिकली पूरा आ गया। जब भी मैंने यहाँ 99 लिखा था, देखो इसका ऐसा है, मैंने एग्जांपल भी बोला था। vsftpd नाम, पैकेज नेम, ये उसका वर्जन, ये उसका आर्किटेक्चर और ये दिख रहा है उसका एक्सटेंशन। ओके, सिंपली क्या करोगे, एंटर करोगे, पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा बट आपको पता ही नहीं चला पैकेज इंस्टॉल हुआ है क्या। ओके, तो ठीक है। अब बीच मैंने आपको कमांड बताई थी क्यू वाली, एक बार करके देखो। देखो आ गया यहाँ पर, पहले नहीं आ रहा था, पहले नॉट इंस्टॉल दिखा रहा था, अब वो इंस्टॉल हो चुका है इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। पर ये प्रोसेस में सर हमको दिखा नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके आगे में अभी इंस्टॉल्ड है तो एक काम करते, इसको हटा देते। पहले इंस्टॉल है उसको हटा भी सकते हैं। हटाना है तो क्या करो, इसके आई के जगह ई लिख दो, एंटर ई, ये देखो ई लिख दिया तो अभी वो हटना चाहिए, इरेज होना चाहिए ई का मतलब। तो एक मिनट जाकर देखो, यस वो बोलता पैकेज नहीं है, मतलब हट गया ना वो। अगर आप ओनली क्यू करते हो इसको, क्यू तो दिखाई देगा। यस, क्या बोल रहा है, नॉट इंस्टॉल्ड। अब आपको पूरे एक्सटेंशन के साथ इंस्टॉल करना है तो rpm-iv कर दो। ठीक है, क्या करो, iv कर दो और फिर से लिखो vsftpd, एंटर। तो देखो ये दिख रहा है। इन पर जब भी ये एरर आया था कि होने के बाद उसने दिखाया नहीं था, ऊपर वाले में देखो, इधर में कहा गया, ये देखो, ये खाली इंस्टॉल्ड हुआ पर दिखाया नहीं था कि हुआ है करके। देखो यहाँ गैप है, इसमें देखो ये आया पैकेज प्रिपेयरिंग पैकेज फॉर इंस्टॉलेशन और पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, ऐसा दिखा रहा है। क्यू कमांड चला दो, सॉरी क्यू psftpd चला दो, ये देखो इंस्टॉल्ड हो गया। अब इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और फिर से चेक करते हैं। ओके, नहीं है। अब हम फिर से इंस्टॉल करते हैं, पर उसके आगे में हम क्या लगाएंगे, एच लगाएंगे, एच। तो एच लगाने से क्या होगा, देखना क्या फर्क दिख रहा है आपको। ये देखो शो कर रहा है, वो हैश आ गया। मतलब आई का मतलब इंस्टॉल, वी का मतलब वर्बोस और एच का मतलब हैश, प्रोसेसिंग। ये पूरा प्रोसेसिंग दिखाएगा, इसीलिए हम ऑलवेज क्या कमांड चलाते हैं, rpm-ivh, ऐसा। अब दूसरा rpm इंस्टॉल करना है तो rpm-ivh आपको आर डेस्कटॉप करना है, रिमोट डेस्कटॉप के लिए, डेस्कटॉप। इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा मैं, प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे, पर अभी नहीं। आईपी एड्रेस पढ़ना पड़ेगा और ऑलरेडी तुमको आता है, और इसमें 2 लिनक्स लगेंगे हमको। एंटर, ये देखो क्या बोल रहा है, नहीं क्यों, क्योंकि मैंने पूरा नहीं लिखा उसको। यस सर, पाथ हमने दिया ही नहीं, ऑटो ओनली ये लिखने से नहीं होता, ये पूरा आना चाहिए, इसलिए टैब मारना नहीं भूलना। एंटर, ये देखो हो गया इंस्टॉल आर डेस्कटॉप। नहीं, अभी हमको वीएनसी चाहिए तो rpm-ivh vnc। तो वीएनसी देखो एक बार मारा नहीं, 2 बार करना पड़ेगा। ये देखो दो है बोलता हूँ, वीएनसी के कितने पैकेज बोलता है वो, 2 पैकेजेस है। तो वीएनसी 4 लिखोगे, फिर टैप करोगे इंस्टॉल्ड। फिर दूसरा कौन सा है, वीएनसी सर्वर लिखा हुआ है, इसको हटा दोगे, एस कर दोगे, ये हो गया इंस्टॉल्ड। ओके, नहीं सर हमने तो एक एचटीटीपी करके भी सुना हुआ है ना, विंडोज में हमने एचटीटीपी मतलब ये पढ़ा था। वहां पर कौन सा सर्वर होता है, IIS, क्या IIS। तो IIS में हमने FTP और FTP पढ़ा था विंडोज में। तो यहाँ पर भी हमको करना है, समझ लो। ये मैं सर्वर कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं खाली इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ। सर्वर हम अलग से करेंगे, इसके बाद में सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। बट अब मुझे वो करना है तो rpm-ivh, सर चलो HTTP करते हैं, HTTP ऐसा D लिखना पड़ता है, पर टैब मारो,
ये बोल रहा है कि HTTP के कितने RPM है, 3 है, तो 2 लिख दो, एंटर। अब देखो एंटर करता हूँ, क्या बोल रहा है, मैसेज देखो क्या है, फेल्ड मैसेज आया है, डिपेंडेंसीज करके एक एरर आया है। क्या बोल रहा है, डिपेंडेंसीज मतलब सम कुछ ऐसे पैकेज होते हैं, चाहे आपने कमांड पूरी लिखी हो, पहले हमने VNC के लिए देखो क्या किया, 2 बार लिखा ना तो इंस्टॉल हो गया, कोई एरर दिया क्या, नहीं दिया, बट इसमें एरर दे रहा है। तो इसका कहना है कि जो HTTPD जो पैकेज है ये डिपेंडेंट है इनके ऊपर में, और आप ऐसे चला रहे हो तो चलेगा नहीं बोलता, तो फिर इसके लिए ऑप्शन क्या है, तो लिनक्स ने इसके लिए एक ऑप्शन बनाया, ये पूरा कमांड लिखने के बाद में आप हाइपन हाइपन नो डेप्स लिखोगे, नो डेप्स का मतलब होता है नो डिपेंडेंसीज, बट समटाइम क्या होता है ना, नो डिपेंडेंसीज लिखने के बाद में भी करने नहीं देता कुछ परमिशन की वजह से, तो क्या करना, हाइपन हाइपन फोर्स, क्या करना, हाइपन हाइपन फोर्स, अब एंटर करना, देखो क्या हो रहा है, हो गया इंस्टॉल। यस सर। ठीक है, तो नो डेप्स और फोर्स, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ऐसे आपको जो बचे हुए RPM है उनको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, उनको भी इंस्टॉल करोगे तब वो चलेगा। ठीक है, तो ऐसे जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि सर मुझे ये इंस्टॉल करना है, जैसे आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं सर्वर, तो सर्वर में मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, FTP सर्वर पढ़ाऊंगा आपको, HTTP सर्वर पढ़ाऊंगा, मतलब वेब सर्वर हम लोग इसमें पढ़ेंगे, हम DNS पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, उसके बाद में इसमें NFS पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में और क्या सर्वर रह गया है, सांबा, हाँ सांबा सर्वर इसमें हम करेंगे, और अपना ये हुआ तो वो भी हम करेंगे, वो इसकी जरूरत नहीं है। स्क्विड सर्वर आता है ना, स्क्विड सर्वर है ना, स्क्विरल गया है बेटा अभी, कोई मतलब नहीं, स्क्विरल सैंडमेल था ना, सैंडमेल पहले, ये आउटडेटेड हो गया, क्योंकि अभी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, कॉम्पिटिटर बहुत बढ़ गए इनके, और अब ऐसे सस्ते मेल सर्वर मिल रहे हैं और डिफॉल्ट में कोई नहीं यूज होता, वो झिमरा विमरा जो है ना, आपने नाम सुना होगा, यूज होता है अभी, है ना, वो यूज होता है, वेबमेल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब बड़े लेवल पर आएगा, तो ये डिफॉल्ट में इवन रेड हैट ने हटा भी दिया इनको, पता है क्या तुमको? ये सर जिमरा हमारी कंपनी में यूज कर रहे हैं सर। हाँ, ये सैंडमेल की बात कर रहा हूँ, इसको तो हटा भी दिया है कि अभी आने वाले जितने भी लिनक्स है शायद उसको 7 से हटाया है, शायद 7 8 में तो है ही नहीं, 7 से शायद हटाया है, ये कॉन्फ़िगर ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, डॉकॉट वगैरह आता था, हम पहले कॉन्फ़िगर करते थे, बट इसमें चाहिए तो ठीक है, हम देखेंगे, मैं बता दूंगा सैंडमेल एंड स्क्विरल मेल कॉन्फ़िगरेशन कर कर। ठीक है, ओके, और क्या है इसके सर्वर में, ये अपाचे और HTTP एक ही है ना? हाँ, ये उसी का पार्ट। अपाचे क्या है, पैकेज है, समझ लो, मतलब अपाचे बस एक सर्विस है जो रन करवा रही है। ओके, तो जैसे हम लोग वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए अपाचे से भी कर सकते हैं, टॉमकैट से भी कर सकते हैं, एनजीनिक्स से कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे सर्विसेज हैं जिससे हम लोग अपना वेब सर्वर को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिनक्स में डिफॉल्ट में हम अपाचे यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। जैसे विंडोज में करना है तो क्या डालते हैं, अब RIS अपना ये IIS करते हो, IIS डालते हो तभी वो हो पाता है। ठीक है, तो ये सब करेंगे हम लोग, करके दिखाऊंगा यहाँ पर, और इसको जिसका विंडो हुआ है तो वो कंपेयर भी करेंगे। हाँ, इसमें और एक है NIS, ठीक है, हाँ DHCP, ये भी सर्वर है। ओके क्लियर सर। तो अभी NIS भी हटाया है, और NIS के जगह पर क्या आया है, LDAP। ठीक है, ऐसे ये सर्वर्स हैं। तो RPM ध्यान में रखना, बट RPM में आपको एक चीज समझनी है, इसका एडवांटेज है कि आप इजीली कमांड रन कर सकते हो, बट आपको क्या है, एक्सटेंशन ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। बट इसका डिसएडवांटेज है, कब, ये ऐसा
है ना, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी। मान लो आपको इसमें जावा इंस्टॉल करना है, जावा rpm हाइपन ivh, जावा इंस्टॉल करना है, जावा लिख दो आप। ये देखो जावा के कितने पैकेजेस हैं, बहुत है जावा तो थियरी। चलो अब ये सब डिपेंडेंसीज इसमें है, ये सब डिपेंडेंसीज है। कुछ कुछ पैकेज को छोड़ दिया तो सब आपको लिखना पड़ेगा मैन्युअली, फिर जेडीके, अब इसके आगे में कौन सा है पता नहीं, मेरे को दिख भी नहीं रहा, तो इंस्टॉल ही नहीं होगा ये। ओके, ये देखो शिफ्ट इसको पेज अप कर दो तो आपको दिख जाएगा इतने सारे पैकेज है जावा के। अब आपको इसमें सी इंस्टॉल करना है, समझ लो सी rpm हाइपन ivh, सी मतलब यहाँ जीसीसी के नाम से होता है, जीसीसी। ये देखो सी एंड सी प्लस प्लस। ओके, तो ये इतने पैकेजेस है। चलो इसमें भाई आप ये एसक्यूएल करना है आपको, है ना, सिक्वेल, ये एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट दिख रहा है, एसक्यूएल लाइट, ये सिक्वेल। उसके बाद में और भी है, मोंगोडीबी भी इसमें सब सपोर्ट करता है, या फिर पूरी लिस्ट अगर देखनी इसमें आरपीएम कौन कौन से टाइप के इसमें ये है, तो आरपीएम तो क्यू स्टार दिखता है क्या, देखते हैं। ये मैं ट्राई मार्कर देख रहा हूँ, होता है क्या, नहीं ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बोलता वो। एक मिनट, ऐसा कुछ है क्या जो एक साथ एल करने से तो दिख ही रहा है यहाँ से। ओके, कौन सी कमांड चलाते हैं हम लोग, फाइंड चलाते थे शायद, है ना, फाइंड, और जी यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं। हाँ ये देखो दिख रहा है, जी से रिलेटेड कितने हैं, जी नाम से रिलेटेड कितने सारे ये पैकेजेस है, दिख रहा है। ये देखो जीनोम, हाँ आपको ना जीनोम। अभी इसका जो एनवायरनमेंट जो है चेंज करना है, एनवायरनमेंट चेंज करना है, तो उसके लिए आरपीएम आता है के डेस्कटॉप, है ना, केडीई बोलते हैं उसको, केडीई। ये देखो ये के डेस्कटॉप आरपीएम। ओके, ये सब आपको डालना पड़ेगा, मतलब आरपीएम हाइपन ivh के डेस्कटॉप। तो ये देखो के डेस्कटॉप, केडीई ऑनवेयर, के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट बोलते हैं इसको। मतलब ये जो आपको ये ग्राफिकली जो दिख रहा है ना, ये जो लिनक्स है ग्राफिकली आपको ये ऐसा दिख रहा है, इसका ये ऊपर जा रहा है, ये सब दिख रहा है। तो अगर आप के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इसमें इंस्टॉल करते हो तो ये क्या होगा, सब नीचे आता है, और विंडोज के समान आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे दो एनवायरनमेंट होते हैं। एक होता है ये जो नॉर्मल, जो इसको क्या बोलते हैं, जीनोम या नॉम बोलते हैं, GNOME, और एक केडी डेस्कटॉप, तो वो भी मैं डालकर दिखाऊंगा। बट ये मैं आरपीएम के डिसएडवांटेज दिखा रहा हूँ कि नॉर्मल कमांड है तो एडवांटेज या डायरेक्ट कमांड रन करोगे इंस्टॉल हो जाएगा, बट अगर आपके पास नंबर ऑफ पैकेजेस है तो प्रॉब्लम होगा। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है यम सर्वर। कौन सा, क्या सोल्यूशन इसका, यम सर्वर। ठीक है, यम। अच्छा पहले थोड़ा सा ये करते हैं, जो लोग ये है क्या नाम, प्रशांत, विशाल, तृप्ति, मिलिंद और आर्यन, आपको अब तक ये समझ में आया क्या, शुभम सहारे कभी कभी दिखता, ठीक है, समझ में आया क्या, आप बोलोगे तो हाँ, मुझे समझ में आएगा, आ गया। अच्छा ठीक है, मिलिंद, चलो मान लेता हूँ कि समझ में आ गया, बोल नहीं रहे तो। हाँ सर, हाँ सर। अब यम सर्वर, यम का यूज होता है डिपेंडेंसीज को ओवरकम करने के लिए और इजीली कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। मतलब लोकल लैंग्वेज में देखेंगे, यम का फुल फॉर्म होता है, क्या फुल फॉर्म है एम का, येलो पैकेज मैनेजर, येलो पैकेज मैनेजर। पहले इसी को क्या बोलते थे, येलो डॉग, इसका नाम डॉग था पहले, येलो डॉग अपडेटर, येलो डॉग अपडेटर या येलो डॉग मॉडिफायर, ठीक है, ऐसा इसको बोलते थे। बट अभी इसको क्या बोलते हैं, येलो पैकेजेस बोलते हैं या येलो
येलो पेजेस मैनेजर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो भी है जैसा है आप उसको बोल सकते हो। तो यम ये जस्ट एक ऐसा एक सर्वर है जो सबसे पहले आपके पास में डीवीडी चाहिए, जो कि आपके पास है डीवीडी। यम को अगर कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आपके पास क्या होनी चाहिए, डीवीडी होनी चाहिए, ओएस की डीवीडी। तो ये RHEL हम 5 कर रहे हैं, तो RHEL 5 की डीवीडी हमारे पास है। ओके, इस डीवीडी को आपको क्या करना है, माउंट करना है। माउंट जहाँ पर करना है वहाँ पर आप कर दो, कि मीडिया में हमने माउंट कर दिया। करने के बाद में इसमें RPM इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, RPM-IVH। कौन सा RPM, VSFTPD। क्यों VSFTPD सर, हम FTP कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि हाँ, क्योंकि अगर यम को एक्सेस करना है आपको तो आप FTP के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। बाकी से भी एक्सेस होता है पर FTP सबसे ईजी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसलिए हम FTP करेंगे। जैसे FTP कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ एक फोल्डर बनता है var/ftp/pub नाम का, मतलब ये डायरेक्टरी बनती है। ओके, फिर आपको करना क्या है, ये जो पूरी जो डीवीडी है वो इसके अंदर में आपको कॉपी करनी है, और कॉपी करने के बाद में फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कल लगे तो मैं डबल बताऊंगा, बट आज मुझे यम को कंपेयर करवाना है किसके साथ में, RPM के साथ में, सिंपल RPM के साथ में। इसीलिए तो सबसे पहले आपको आपके पीसी को IP देना पड़ेगा, IP, ठीक है। सेटअप कमांड यहाँ पर यूज होती है IP देने के लिए, सेटअप, ठीक है। इसमें ये फायरवॉल ऑप्शंस है, इसको आपको बंद करना है, बंद कर सकते हो, ऑन करना है, ऑन कर सकते हो। मैं अभी के लिए यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ देखो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का ये है, ठीक है। ये अभी मैं सिंपल RPM यम लेवल का बता रहा हूँ, बाद में हम इसको और डिस्कस करेंगे। यहाँ एंटर करना है आपको, यहाँ जाकर स्टार को हटा देना है और इसमें देना है IP 192.168.100.1 मैं IP दे रहा हूँ। 255.255.255.0। ये करते समय ध्यान में दो कि ये सब हटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसको टैब, ओके, सेव एंड एग्जिट, यस। और इसको आपको कमांड चलानी पड़ेगी, इफ अप ETH 0, ये कमांड चलानी है। उसके बाद आप और एक कमांड चला सकते हो उसमें, सर्विस नेटवर्क रिस्टार्ट, ठीक है। बट ये कमांड बाकी में नहीं चलती, अलग वे से चलानी पड़ती, ठीक है। तो अब सर्विस नेटवर्क रिस्टार्ट आपने कर लिया, करने के बाद IP असाइन हो गया। IP इसको परमानेंट यहाँ पर डाल दो, अभी ETC होस्ट के अंदर में देख लो, यहाँ पर 100 के यहाँ 10 के जगह पर 100 करना है आपने, यहाँ पर 100। हमारे पीसी का नाम वही है क्या, ठीक है। तो चेक करते एक बार फिर से, होस्ट नेम नहीं यहाँ दिख नहीं रहा, वहाँ पर दिख रहा है, तो इसलिए होस्ट नेम पीसी का नाम com1.psk.com1, सॉरी ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना ही लिख दो, ओके, ठीक है। होस्ट नेम कर दो, हो जाएगा, राइट। अब IP असाइन हुआ कैसे पता चलेगा, इफ कॉन्फिग कमांड से, ये IP, ठीक है। अब आप DVD लोगे, DVD को आप माउंट करोगे, DVD इंसर्ट कर दिया, माउंट करोगे /dev/cd रोम/ कहाँ पर, मीडिया में। हमारे DVD ऑलरेडी माउंटेड है, इसलिए दिखा रहा ऑलरेडी माउंटेड है। उसके बाद में CD/मीडिया, इसमें सर्वर के अंदर जाओगे, ओके। उसके बाद यहाँ एक RPM इंस्टॉल करोगे, RPM-IVH VSFTPD। क्यों करना है मैंने बताया, क्योंकि var/ftp pub नाम का डायरेक्टरी बनाता है, ओके, एंटर। उसके बाद में ये होने के बाद आपको इसको कॉपी करना पड़ेगा, ये जो सर्वर में जो भी RPM है उसको कॉपी करना पड़ेगा, कहाँ पर, ये var/ftp pub के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ कमांड चलाओगे, बट इसके बाद में इसके पहले एक और एक RPM इंस्टॉल कर दोगे, RPM-i
rpm-ivh क्रिएट रेपो नाम का आपको एक आरपीएम, ये आपको एक कमांड डालनी है, ठीक है। उसके बाद इसको कॉपी करना है, cp-rbf। किसको कॉपी करना है? मीडिया को। मीडिया के अंदर क्या है? सब कुछ है ना। ये स्टार लगा दोगे, मीडिया में जो कुछ भी है, जो पूरे सीडी के डीवीडी के अंदर है, उसको कॉपी करो। कहाँ करो? वैर में, एफटीपी में, पब में। मतलब वैर के अंदर एफटीपी, एफटीपी के अंदर पब है, तो ये पब में होगा कॉपी, इनमें कॉपी नहीं होगा। ये तो पूरा पाथ है उसका, तो इसके अंदर में कॉपी होगा। बस ये कमांड चला दो और एंटर कर दो, तो ये डीवीडी कॉपी हो रही है। तब सो दैट हमको बार बार डीवीडी इंसर्ट नहीं करने पड़े, ठीक है। क्योंकि सर्वर बन रहा है, कौन सा सर्वर? यम सर्वर बन रहा है, ठीक है। 2 मिनट लेगा वो, तब तक के कुछ पूछना है, अब तक जो हुआ है तब पूछ सकते हो, 2 मिनट में ये हो जाएगा। हेलो। हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा। बंद किया था ना मैंने, कैसे आएगा? ओके। ये स्टूडेंट से कर रहा था अपना, और एक स्टूडेंट प्लेस हो गया अथर से, माइक्रोटेक इन्फो साउथ कंपनी। ये हो गया, ठीक है। कॉपी होने के बाद आप यहाँ से बाहर निकलना है, आप निकल सकते हो, डीवीडी को बाहर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक रेपो डेटा बनाना पड़ता है। देखो cd/var के अंदर जाओगे, ftp, यहाँ पर वो पूरा डेटा आ गया है। देखो आ गया, पहले कहाँ था? मीडिया के अंदर। ओके, अब मैं मीडिया को यू माउंट करता हूँ, u-mount/मीडिया। ये देखो माउंट हो गया, इजेक्ट भी कर दूंगा, इजेक्ट। ओके, अभी आप जाओगे cd/मीडिया में तो कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेटा वहां से आपने यहाँ पर कॉपी कर लिया, वहां पर तो रहेगा सीडी है तो, और यहाँ पर सब आ गया। ऐसा क्यों किया हमने? हम बार बार थोड़ी सीडी रखेंगे वहां पर, हमेशा सीडी थोड़ी रखे रहेंगे, बिकॉज ये सर्वर से अभी आपके कंपनी में जितने भी क्लाइंट होंगे सब एक्सेस कर पाएंगे। पहले सिनारियो में क्या हो रहा था? पहले इसमें जब आप सिंपल आरपीएम इंस्टॉलेशन कर रहे थे, सिंपल आरपीएम,
तो अगर आपके पास में मल्टीपल कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, और आप चाहते हो इसके अंदर में कोई एक आरपीएम इंस्टॉल करना है, ठीक है, आरपीएम समझ लो यही पकड़ लो, HTTP या फिर आर डेस्कटॉप, HTTP डालोगे, आर डेस्कटॉप करोगे, ये करना चाहते हो हर पीसी में। अब आपको क्या करना पड़ रहा था, सब में मैन्युअली जाकर सीडी टाइप करनी पड़ती थी, मतलब सीडी इंसर्ट करते थे, यहाँ पर सीडी इंसर्ट करते थे, सीडी इंसर्ट करते थे, और फिर उसमें आरपीएम आप इंस्टॉल करते थे, बराबर। अब आपके पास में मान लो और पीसीज है इधर में, और पीसीज है, तो हर एक पीसी में जाकर मैन्युअली करना कितना बड़ा टास्क हो जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पर ये सर्वर बना लिया, यम सर्वर, मतलब बनाएंगे। यम सर्वर बनाने से क्या होगा, इसके अंदर में इसका रेपो डेटा है, पूरा रिपोजिटरी इसके अंदर बनी हुई है, बराबर। अब यहाँ से ये क्या करेंगे, क्लाइंट ये सब रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से इन सब में वो आरपीएम इंस्टॉल होंगे, किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, है ना। नेटवर्क में कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा, वो एफटीपी प्रोटोकॉल, एफटीपी का नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बराबर। तो इससे क्या होगा, ये सर्वर से इन सब क्लाइंट में एट अ टाइम अगर करना चाहते हो, 1000 कंप्यूटर पर करो, 2000 करो, इसकी जो कैपेसिटी होगी उससे एट अ टाइम मल्टीपल आप आरपीएम इंस्टॉल कर सकते हो, है या नहीं फायदा इसका, समझे, है ना। सेंट्रली पूरा होगा, कोई टेंशन नहीं है कि सीडी डालना है, जरूरी नहीं है कि कंपनी में सीडी राइटर होगा करके, मैं कोई पेनड्राइव से लेके जाऊंगा, जरूरी नहीं है, पेनड्राइव भी बंद रहता है वहां पर, यस सर। ठीक है। तो अब ये हो गया, यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आपको एक कमांड और चलानी है, क्रिएट रेपो -v /var ftp pub, ठीक है, पूरी रेपोजिटरी बनाएगा पूरे आरपीएम की, एंटर कर दो। थोड़ा और भी ये 2 मिनट लेगा, तो तब तक के और वेट करते हैं।
ठीक है, तो ये देखो अभी यहाँ जाकर एंटर करोगे LL, ये देखो एक ये देखो डायरेक्टरी बन गई, दिख रही क्या, ये दिख रही डायरेक्टरी। इसके अंदर जाकर देखोगे CD रेपो डेटा LL, ये देखो वही पूरे RPM का एक रेपोजिटरी यहाँ पर बन गया। यहाँ से वो RPM को ये करेगा, XML फॉर्मेट है, दिख रहा है ये। अब आपको करना क्या है, सिंपल ये कमांड चलानी है, सर्विस vsftpd रिस्टार्ट, ठीक है। उसके बाद vim/etc/yum.repos इसके अंदर आपको जाना है, ठीक है, फाइल के अंदर, और यहाँ पर सम मॉडिफिकेशन करने हैं। ये यहाँ जाकर ये करना, ये सब हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया हमने, इसको आप हटा दो एंड इसको हटा दो, ये FTP तक हटाओगे आप इसको। यहाँ पर अपने सर्वर का IP लिखोगे 192.168.100.1, कहाँ है डेटा हमारा, पब में, ठीक है। इसको 1 कर दो, क्या है इसके लिए अभी के लिए छोड़ दो, ये की इसको हटा दो, बस, और एस्केप, और फिर से एक बार कमांड चला दो, ठीक है। और अब कमांड चलाओ yum clean all just for update and yum list, ओके। अगर सक्सेसफुल हुआ है तो लिस्ट दिखा देगा, देखो लिस्ट दिखा रहा है, तो ये हमारा yum सर्वर बन गया। अब आपको RPM इंस्टॉल करने हैं तो आपको वो कमांड लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, RPM-IVH नहीं, अब आपको सिंपल एक कमांड लिखनी है, yum इंस्टॉल, क्या इंस्टॉल करना है, R डेस्कटॉप ऑलरेडी था, हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये देखो बोलता ऑलरेडी है, नहीं जबरदस्ती करना है, -y, ये लो वो हैच बोलता पहले से, ओके, ठीक है। रिमूव कर दो, तो यहाँ पर क्या करोगे, रिमूव लिख दोगे, रिमूव, ये लो वो बोलता रिमूव कर रहा हूँ, ये देखो R डेस्कटॉप रिमूव, नहीं जब भी वो इंस्टॉल नहीं हुआ था सर, आप KDE बोल रहे थे तो KDE करते, yum इंस्टॉल KDE, बहुत समय लगेगा बट इसको, ठीक है, -y, यस मतलब ऑटोमेटिकली वो ये करेगा, यस -y का मतलब है, देखो कितने RPM है इसके, 123 RPM है, समझे। तो इस टाइप से आप कोई भी RPM, दूसरे टर्मिनल पर जाओ, यहाँ पर देखो यहाँ चलाने दे रहा है कि अपने को yum clean ऑल, देखो प्रोसेस चल रही है बोल रहा है, दिख रहा है, ये देखो क्योंकि FTP एक ही पोर्ट है ना, यस सर। FTP एक ही पोर्ट है, उस पे वो बिजी है इसलिए बोल रहा है या, क्योंकि हम यही PC से चला रहे करके, ये अगर आप दूसरे PC से चला देते अलग अलग PC से, तो वहां पर वो उसको अलग पोर्ट से, मतलब अलग उस PC का पोर्ट होता था, है ना। ये देखो ये इंस्टॉल कर रहा है, 123 RPM इंस्टॉल हो जाएंगे, जो चाहिए वो आप उसके अंदर में जो है रेपोजिटरी में सब आप इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड करके लाओ, उसके अंदर डाल दो, आप अलग अलग RPM का भी आप ऐसे रेपोजिटरी बना सकते हो, ठीक है। तो अब किसी को कोई डाउट है इसमें, पूछो, किसी को कोई डाउट है, नहीं सर।
थोड़ा सा रह क्या हो जाएगा। अभी अपने बच्चों को स्टार्टअप जॉब बहुत लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है, राइट? तुम हाँ लोग सर। तो वो तो क्रॉस कर चुके हो तुम लोग, बट ये सब नए नए हैं। अब ये लॉकडाउन के 2 महीना पहले शायद उसका कोर्स कंप्लीट हुआ था, और एसबीआई में उसको जहाँ अपना था ना पहले, क्या नाम है, सुयोग, बस उसी के जगह पर लगवाया था उसको। 7,000 मिल रहा था, अब एकदम से डबल पे चला गया। वो एटलीस्ट 12-13 हज़ार उसके हाथ में आ जाएगी सैलरी। बट ठीक है, स्टार्टअप है, अच्छा है ना। 6 महीने 8 महीने में उसको 13,000 सैलरी मिलेगी, उसके बाद और वो 6 महीना अपग्रेड करता है तो बस आगे जाएगा। अच्छा है सर, बहुत अच्छा स्टार्टअप है। चलो, ये हो गया। अब इसको क्या करो, उसको एनवायरनमेंट को अप्लाई कर कर देखना है यहाँ पर। तो आपको एक बार कंप्यूटर को रिबूट करना पड़ेगा। वो जो केडी एनवायरनमेंट है ना, जो अभी हमने इंस्टॉल किया, वैसे नहीं दिखेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे क्लास चालू होने के पहले भी एक लड़का लगा हुआ है एचसीएल में, सूरज का ही दोस्त है, वो रेफरेंस था। रिज्यूमे अपडेट किया क्या आप लोगों ने, राहुल? बाकी हाँ सर। क्या सर, अगस्त में किया। AWS नहीं किया सर अभी। हाँ AWS नहीं किया अभी। हाँ, अभी AWS करोगे भी, नहीं टाइम है, बट Yes, sir. बाकी को पूरा रेडी रखो। और Yes, जैसे sir. आपका AWS कंप्लीट होगा, फिर उसको अपडेट मारो, फुल टू अपडेट करो। अभी करंट Yes, वाला sir. जो अपडेट मार दो, उसके Yes, sir. बाद में क्या है कि सजेशन ये है कि आप एक फास्ट फॉरवर्ड सर्विस ले लो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. फास्ट फॉरवर्ड सर्विस ले लेना, लगे 2 लोग मिलकर ले लो। Yes, और sir. उससे करो, टारगेट रखो ऊपर का, वो पैकेज में भी थोड़ा सा ऊपर का पैकेज डालना, और आपका जो ऑब्जेक्टिव वगैरह उसको प्रॉपर नहीं करना। ठीक है। Alright, sir. Yes, sir. बाकी वो आज ही support डिस्कस हुआ था करेगा। सर। अच्छा, आज ही हुआ क्या डिस्कस? सचिन का और मेरा आज ही डिस्कस हुआ था ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, ये देखो सेशन, ये ऐसा दिखता है सेशन। ये देखो केडी यहाँ पर दिख रहा है, पहले ये नहीं था यहाँ। इस पर क्लिक Right, sir. करोगे, इसको चेंज सेशन करो, तो दो यहाँ पर डालो आप, यस, मेक इट डिफॉल्ट। अब आपका लुक ही चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये ऐसा लुक आता है इसका। यहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेशन कुछ पैकेजेस ऐड हो जाएंगे। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, आप कर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसे 4 अलग अलग वर्चुअल डेस्कटॉप हैं। यहाँ पर आप कुछ कर रहे हो, मान लो ये कंसोल ऐसा वैसा दिखेगा, इधर जाओ या दूसरा आ जाएगा, इधर जाओ तीसरा आ जाएगा, ऐसे अलग अलग कंसोल आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जो है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ भाई, कंफर्मेशन दो, यस नो, आया समझ में, नहीं आया, इस प्रकार से आप कोई भी आरपीएम इंस्टॉल कर सकते हो। तो कल से पूरा नेटवर्किंग वाला कॉन्सेप्ट आपका चालू कर दूंगा। आज आरपीएम बताया, यम बताया, कल फिर से नेटवर्किंग ये करने के बाद उसमें भी यम, ये बार बार आएगा। जो भी मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये जितने भी सर्वर यहाँ पर जब भी मैंने लिखे थे हटा दिए, तो वो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करना है तो यम आपके पास में होना ही चाहिए। अभी मैंने सर्वर बताया, फिर मैं क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब रही बात इसमें, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही आपका सर्वर इंटरनल रखना है, तब आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। बट जब हम क्लाउड पढ़ेंगे ना, तो हमको यम सर्वर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत ही नहीं। एक्चुअली अमेजॉन वो और उधर से अपने को कॉन्फ़िगरेशन कर दे देता है, कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये कर दो, सब आरपीएम अपने को वहां से मिल जाते हैं।
ठीक है, तो उनके एंड पर उन्होंने बना कर रखा हुआ है, ओके। बट आप वहां पर भी हम अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो हम पढ़ेंगे, जो आगे में आएगा। तो जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। तो फिर स्टॉप किया जाए आज का क्लास, या फिर आज से रिलेटेड कुछ पूछना है अगेन, एंड किया जाए? क्लियर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल, यस सर। कल मिलते हैं, कल करेंगे कंटिन्यू। यस ओके सर, बाय बाय सर, थैंक यू। बाय सर। और इंटरव्यू रिलेटेड अगर कुछ पूछना होगा आपको, इंटरव्यू का, रिज्यूमे का, या और क्या करना चाहिए चेंजेस, तो आप पूछ सकते हो सर ये एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक अपन करते सर सेशन, मतलब मोस्टली अगर सर्वर लेवल जाते हैं लिनक्स हो या फिर एडब्ल्यूएस, तो मोस्टली कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन क्रैक करने चाहिए वो एक करते अपन ये सब। बराबर, हाँ सर, ठीक है ना? ठीक, यस ओके। यस।